ध्यान दीजिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है कि डू यू नो टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। टाइम एंड अगेन आई से टू यू कि फर्स्ट यू हैव टू जज द अंडरलाइन वर्ड। मैं बार बार यही बताता हूं कि पहले आप चेकआउट कर लीजिएगा कि डू यू नो टू प्रिपेयर, जो अंडरलाइन वर्ड है उसी को इम्प्रूव करना है, ज़्यादा चीज़ को इम्प्रूव करना नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मेरा यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वी नीड टू इम्प्रूव इट, तो कोई दिक्कत नहीं, इम्प्रूव कीजिए उसको। अब यहाँ पर कहता है कि डू यू नो टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट। तो एक कंसेप्ट समझते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। एक नो वर्ड है बाबू। अब जो नो वर्ड है तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, नो का एक रूल है कि यदि सर ये वर्ब है नो, तो नो के बाद मेरा 2 + V1 जो है डायरेक्ट नहीं आता है। अगर 2 + V1 डायरेक्ट अगर नहीं आता है, इट मीन्स दैट इन्फिनिटिव डज नॉट टेक डायरेक्ट। दिस इज द फंक्शन ऑफ नो कि विच डज नॉट टेक डायरेक्ट इन्फिनिटिव। आई मीन नो के बाद अगर 2 + V1 दीजिएगा तो वह गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप V4 को रखिएगा सर ये सही होगा, या इसके जगह पर आप हाउ +2 + V1 को रखिएगा, सही हो जाएगा। मैच कीजिएगा इधर। डू यू नो टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। स्टूडेंट पहला हमारा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि डू यू नो टू प्रिपेयर जो है, यहाँ पर नो के बाद डायरेक्ट मेरा 2 + V1 है। इसका मतलब है कि नो के बाद 2 + V1 हमारा क्या होता है, गलत होता है। तो इसका मतलब है कि इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है इट मीन्स दैट कि सबसे पहले हम डी ऑप्शन को आउट कर दें। अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट में कि डू यू नो, यहाँ पर भी नो 2 बैलेंस किया हुआ है, 2 + V1 ये भी आउट हुआ, और डू यू नो टू में ये भी गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला क्या सी। चलिए, ऑन ए हॉलीडे मधु प्रीफर्स रीडिंग दैन गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स। आइए इसमें भी एक समझते हैं, एक कंसेप्ट देखते हैं। देखिए बाबू, ये जो प्रीफर है ना, ध्यान दीजिएगा, प्रीफर एक वर्ब है, और प्रीफर के बाद याद रखिएगा, प्रीफर के बाद इसके साथ अक्सर जो प्रेपोजिशन आती है ना, वह प्रेपोजिशन आता है बाबू टू। क्या आता है? प्रेपोजिशन टू आता है। याद रखिएगा, प्रीफर के साथ प्रेपोजिशन देन नहीं आता है, हमेशा प्रीफर के साथ टू आता है। अब एक बात बताइएगा, ऑन ए हॉलीडे मधु, मधु अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ यहाँ प्रीफेयर्स लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस भार के बाद हमारा यहाँ पर सर इसका ऑब्जेक्ट है, यानी रीडिंग है, तो सर एक नाउन की तरह काम किया। और प्रीफर के साथ यहाँ पर हमको क्या आना चाहिए था? टू आना चाहिए था। चूंकि दैन जो होता है, दैन गलत होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दैन गलत किया गया है। अब जब दैन गलत किया गया है तो इसको देख लीजिए, प्रीफर्स रीडिंग टू, प्रीफर्स रीड टू, और प्रीफर तो खैर होगा ही नहीं, ओके। और बी प्रीफर्स रीड टू, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रीफर्स रीडिंग टू हो जाएगा। टू के बाद सर आपका भर V4 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यानी स्टूडेंट हो जाएगा, सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एवरीथिंग अपने आप में सब्जेक्ट है, क्योंकि आगे इसका सर हम देख रहे हैं वर्ब है, तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन देम कमिंग ऑन टाइम। अब एक बात बताइए, यहाँ पर डिपेंड, सबसे पहले तो एवरीथिंग दैट इज ए थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग मेरा डिपेंड जो है वो गलत है, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर डिपेंड्स करना चाहिए था, लेकिन सर सबसे पहले इसको हम हटाइए डी को, यानी हमको इसमें सुधारने की जरूरत पड़ रहा है, यानी वी नीड टू इम्प्रूव इट। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट कि डिपेंड के जगह पर आपका डिपेंड्स होगा। तो यहाँ देखिए डिपेंड्स, खैर ये डिपेंड है, आउट हुआ। डिपेंड्स ऑन देम कमिंग और देयर कमिंग है, तो प्लीज ट्राई टू गेट मी। आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट
कि कमिंग, याद रखिए कमिंग हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ, और नाउन के पहले हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। और अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो हमारा सर देम नहीं है, यानी कि ए आउट हुआ, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 3 के हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ अ टीचर इज टू बी अ स्पोर्ट केस ऑफ मेल एडजस्टमेंट। प्लीज ट्राई टू गेट मी, ध्यान सुनिएगा। यहां पर दिया हुआ है सर कि इज, ध्यान दियो वर्ब क्या है यहां पर, इज है। स्टूडेंट सुन लो, इज है। अब एक बात बताइएगा कि वन ऑफ द फंक्शन, तो इसका रूल है कि वन के बाद जब भी नाउन आता है तो पीएल कैटेगरी में आता है, और यहाँ पर मेरा जो कैटेगरी है वो मेरा सिंगुलर का है, तो ये तो गलत है, तो गलत है तो हमारा डीएक्स आउट हुआ। अब यहाँ पे सम ऑफ है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ के बाद फंक्शन करेंगे तो यहाँ वर्ब मेरा आर आएगा, ये आउट हुआ, और मोस्ट ऑफ के बाद वही रिएक्ट करना है आपको, यानी सी भी आउट हुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 4th का हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट। नो पर्सन एक्सेप्ट रघु केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी इन द मैटर ऑफ माई डिफिकल्टीज। सर आइए एक लॉजिक समझते हैं। एक वर्ड है, याद रखिएगा, एक वर्ड आपके पास देखो एक्सेप्ट होता है, और एक इसी का वर्ड में तुम्हारा एक्सपेक्ट होता है। ये बहुत बार है सर, ये मुश्किल खड़ा करता है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्ड for us to understand about this, but I am telling you student कि except above what you are watching that is your preposition, and down what you are watching that is called verb. I mean except that means preposition, I mean it is your preposition, और expect that is your verb. एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, एक वर्ब रूप में आता है, और एक्सेप्ट जो होता है एक तुम्हारा प्रेपोजिशन है। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, नो पर्सन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हमारा यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हम एक्सेप्ट है। सर एक्सेप्टिंग तो खैर होगा नहीं, याद रखिएगा, नो पर्सन एक्सेप्टिंग नहीं होगा, और नो अदर, ध्यान दीजिएगा, नो अदर के बाद जब भी नाउन आता है, प्लीज गेट मी, नो अदर के बाद जब भी हमारा नाउन आता है तो वह हमारा सिंगुलर कैटेगरी के आता है। नो अदर बॉयज नहीं होता है, नो अदर बॉय होता है। एनी अदर के बाद भी आपका सिंगुलर आता है, तो नो अदर और एनी अदर के बाद जितने भी नाउन होते हैं सर वह आपका सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे नो अदर पर्सन्स लिखा हुआ, ये आउट हुआ। अब नो अ पर्सन एक्सेप्ट, सर नो के बाद बताए थे कि नो के बाद यदि डायरेक्ट नाउन आता है तो दोनों के बीच में हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा हमने बताया है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसमें सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है आपका। चलिए, इफ आई हैव टाइम आई वुड हैव डन इट यस्टरडे। यहां पर देखने में कंफ्यूज होगा क्योंकि ऑप्शन को आप देख रहे हैं तो दो को हैड, यहां पर हैव हैड, यहां पर हैड आ रहा है, तो इसको लॉजिक समझते हैं। इसका लॉजिक है, सुन लीजिए कि अगर सर ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर इफ के बाद यदि सब्जेक्ट है और प्लस V1 या V5 है तो इन्हें हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, और इफ के बाद यदि सब्जेक्ट प्लस मेरा V2 है तो इधर हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद हैड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा बाबू वुड प्लस V1 हो जाएगा, और इफ के बाद यदि सब्जेक्ट के बाद अगर हैड प्लस V3 है स्टूडेंट तो उधर हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस V3। लिसन टू मी केयरफुली, याद रखिएगा, इफ के बाद यदि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद अगर V1 या V5 है तो उसका प्रिंसिपल क्लाउज जो होता है वह सब्जेक्ट के बाद विल प्लस V1 होता है, और अगर इफ के बाद अगर सब्जेक्ट के बाद मेरा V2 है तो उसका जो प्रिंसिपल क्लाउज है सब्जेक्ट के बाद वुड आ जाएगा और वर्ब V1 हो जाएगा, और अगर आपका इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 है तो उसका जो प्रिंसिपल क्लाउज होगा वह सब्जेक्ट के बाद वुड है प्लस V3 हो जाएगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि इफ आई हैव टाइम आई वुड हैव डन इट यस्टरडे। यहां पर प्लीज ट्राई टू गेट मी कि वुड
वुड हैव डन है, वुड हैव मेरा डन है, देखिए प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 आ गया है, तो इधर क्या आएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो स्टूडेंट सुन लीजिए, इफ के बाद अगर हैड दिया तो ये तो V2 आ गया, तो इसका फिर वर्ब नहीं है, ये आउट हुआ। इफ आई हैव कैसे आएगा, ये आउट हुआ, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी डी नहीं होगा, सी हो जाएगा। इफ आई हैड टाइम होगा। लिसन टू मी केयरफुली, इफ आया, सब्जेक्ट आया, सर इसको हमने सर एक्सिलरी वर्ब डाल दिया हैड, और हैड का बाद फिर जो रखना है हैव, उसको मैं V3 बना दिया हैड, तो इफ आई हैड टाइम, ये आंसर आपका सही होगा, यानी कि 6 का हो जाएगा सर सी। लिसन, yesterday I have received a legal notice from the bank for payment of the loan I had taken from it। yesterday नजर आ गया, इसका मतलब है कि जो मेरा सेंटेंसेस बनेगा वो पास्ट इंडिफिनिट लेगा, तो पास्ट इंडिफिनिट लेगा, तो इसमें ना प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सबसे पहले आउट हुआ। और याद रखिएगा यहाँ पर आई डिड रिसीव, ये तो होगा नहीं, आई डिड परफेक्ट हो गया, यानी हो जाएगा आई रिसीव्ड हो जाएगा, यानी कि 7 का भी हो जाएगा सर आपका।